गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करते हैं। तो हम कल की क्लास में हम बात कर रहे थे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बारे में। 2 सबसेक्शन 68 जो है वो प्राइवेट कंपनी को डिफाइन करता है एंड 2 सबसेक्शन 71 जो है वो पब्लिक कंपनी को डिफाइन करता है। आपका फर्स्ट डे है, कल आए थे आप, राइट? ओके। तो प्राइवेट कंपनी के लिए हमने बात की कि किसी भी कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी कब कहेंगे? जब मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 बातें लिखी हो। पहली बात, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 और प्रोहिबिटेड टू इनवाइट इट्स सिक्योरिटीज, है ना। प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा होना चाहिए एंड मिनिमम मेंबर 2। हाँ, उसके बाद हमने बात की कि अगर एक कंपनी पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी का सेक्शन है 2 सबसेक्शन 71, और कोई भी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो कैसी है? पब्लिक कंपनी है, ठीक है। और मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और अगर किसी पब्लिक कंपनी जो कि होल्डिंग कंपनी है, अगर उसकी कोई सब्सिडरी प्राइवेट कंपनी है तो वो भी डीम्ड पब्लिक कंपनी कहलाएगी। नाम के आगे वर्ड होगा लिमिटेड और अनलिमिटेड मेंबर्स। ये बात हमने कल की थी। और आज हम शुरू करेंगे अगली टाइप ऑफ कंपनी, दैट इज कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। देखिए, जब हमने ये पढ़ा कि लास्ट चैप्टर में कि जब कंपनी जो होती है वो लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी होती है, इस बात का क्या मतलब कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन शेयर हेल्ड, है ना। कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन शेयर हेल्ड, ठीक है। हाँ जी विदुषी, कर दिया है, ओके। अब जब हम ये बात करते हैं कि कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, इस बात का मतलब क्या? अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स टू द एक्सटेंट ऑफ their पर्सनल असेट्स। यानी इस केस में मेंबर्स की लायबिलिटी उनके अनपेड अमाउंट तक लिमिटेड नहीं होगी, बल्कि उनकी पर्सनल असेट्स तक लिमिटेड होगी। इसका मतलब जितना भी कंपनी को लॉस लगा उस लॉस में मेंबर्स बराबर के हिस्सेदार होंगे। बट एक और खास बात, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, है ना। कंपनी है विद अनलिमिटेड लायबिलिटी और इस कंपनी के मेंबर हैं मिस्टर एक्स, राइट। और एक कंपनी के क्रेडिटर हैं वाई। कंपनी के मेंबर है मिस्टर एक्स, कंपनी के क्रेडिटर हैं वाई, ठीक। अब कंपनी को मान लीजिए कंपनी से ये जो क्रेडिटर है वो 5 करोड़ रुपए मांगते हैं, यानी कंपनी की लायबिलिटी कितनी? 5 करोड़। और अगर ये कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है तो इसके मेंबर की लायबिलिटी भी कैसी? अनलिमिटेड, ठीक है। यानी ये 5 करोड़ की लायबिलिटी कंपनी की तो है ही, साथ ही साथ मेंबर्स की भी है। तो क्या ये क्रेडिटर मेंबर से पैसा मांगे? क्रेडिटर मेंबर से पैसा नहीं मांग सकता। भले ही मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन फिर भी मेंबर किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल है? कंपनी की तरफ, और कंपनी क्रेडिटर की तरफ। तो रास्ता ऐसा ही चलेगा। मतलब क्रेडिटर किससे पैसा मांगेंगे? कंपनी से, और कंपनी मांगेगी मेंबर से। कभी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी में भी क्रेडिटर जो है वो डायरेक्टली मेंबर को अप्रोच नहीं कर सकते। इट इज नॉट अलाउड। अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी बनाने का वैसे कोई फायदा नहीं होता। दीज आर रेयरेस्ट रेयर फॉर्म। बहुत न के बराबर ऐसी कंपनी होंगी जो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनीज हैं, क्योंकि कंपनी होने का सबसे बड़ा फायदा ही क्या है?
लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज नहीं होती, लेकिन फिर भी लॉ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर ऐसी कंपनी बनाना चाहें तो बना सकते, ठीक। पढ़िए एक बार, कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी स्क्रीन पर आपके है, आप रीड करिए इसको। नाउ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये तो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ ही चुके थे, ठीक है। तो एक बार इसको आप रीड कर लीजिए, सेल्फ रीड करिए, स्क्रीन पे आपके खुला हुआ है। लास्ट चैप्टर में हम कंपनी लिमिटेड बाय शेयर पढ़ चुके थे। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी पैरा में, किसी भी वर्ड में अगर कुछ डाउट है इस रिटन टेक्स्ट में तो प्लीज पूछिएगा। Reserve capital is altogether different thing. Reserve capital is a thing where company set aside some amount by way of passing special resolution. Special resolution pass करके कुछ amount को set aside कर देती है और बोलती है इस पैसे को हम केवल winding up के टाइप ही मांगेंगे, that is reserve capital. हाँ, कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो अभी तक मांगा नहीं है, जो अभी तक नहीं पे हुआ है, यूं कह लीजिए, ठीक है। लिक्विडेटर, लिक्विडेटर का मतलब होता है रितिशा कि जब वाइंडिंग अप, देखिए कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, तो जब कंपनी वाइंड अप होती है, वाइंड अप होती है मतलब जब कंपनी बंद होती है, कंपनी खत्म हो रही है, तो उस समय कंपनी की जितनी भी असेट्स होती है उनको बेचा जाता है। असेट्स को बेच के रितिशा पैसे कलेक्ट किए जाते हैं और लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है, यही होता है ना। असेट्स को बेचेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। तो ये काम करेगा कौन? अब कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो उस समय ये काम करने के लिए जो जो व्यक्ति अपॉइंट होते हैं, जो एजेंसीज अपॉइंट होती है, दोज आर कॉल्ड लिक्विडेटर। तो वाइंडिंग अप के टाइम पे जो भी काम करना है, कोई पैसा मांगना है, वॉट एवर इट इज, दैट इज डन बाय लिक्विडेटर्स ओनली। रितिशा, बात समझ में आई? कोई ओके, ठीक। किसी और को कोई डाउट? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये भी हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके थे, ठीक है। एक बार रीड कर लीजिए। विद शेयर कैपिटल एंड विदाउट शेयर कैपिटल का मतलब एक कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी है और उसमें साथ में शेयर्स भी है, यानी कंपनी ने शेयर भी इशू करके रखे। पर अगर मैं ये कहूं कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल, इसका मतलब, इसका नहीं, इसका मतलब शेयर कैपिटल नहीं है, सारा का सारा पैसा कहां से है? गारंटी से। लेकिन गारंटी का पैसा अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और विदाउट शेयर कैपिटल, मतलब शेयर्स तो इशू नहीं किए हैं कंपनी ने, और गारंटी का पैसा कब मांगा जाएगा? कब मांगते हैं गारंटी का पैसा? वाइंडिंग अप के टाइम पे। तो फिर कंपनी अपना काम किससे चलाएगी? खर्चा पानी कैसे चलेगा भाई? जो इंटरेस्ट होल्डर्स हैं जिन्होंने गारंटी दी है, वो तो पैसा कब देंगे? वाइंडिंग अप के टाइम पे। और वाइंडिंग अप कब होगा ये तो भगवान जानता है, कोई नहीं जानता कंपनी का वाइंडिंग अप कब होगा, वो तो परपेचुअल सक्सेशन कैरी करती है। फिर बताइए, फिर उस केस में कंपनी का खर्चा पानी कहां से निकलेगा? डे टू डे एक्टिविटीज के लिए पैसा कहां से आएगा? वर्किंग कैपिटल फ्रॉम फीस और ग्रांट्स का मतलब, जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है वो यूजुअली कैसी एसोसिएशंस को सूट करती है?
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। यानी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कैसे स्टैब्लिश होती है, लिमिटेड बाय गारंटी। यानी उसमें गारंटी का पैसा तो वाइंडिंग अप से आता है, लेकिन बाकी वर्किंग कैपिटल का पैसा कहां से इकट्ठा होता है, फीस, ग्रांट्स, डोनेशंस। और अगर गारंटी विद शेयर कैपिटल है तब समस्या है क्या, फिर तो शेयर से पैसा आ ही जाएगा और गारंटी का पैसा वाइंडिंग अप के टाइम, ठीक है। इसको पढ़ के देखिए। वर्किंग कैपिटल का मतलब मनी रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे एक्टिविटी। के बाद अगर देखिए 2 सबसेक्शन 21 जो है वो लिमिटेड बाय गारंटी को डिफाइन करता है और कहता है कि अगर कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है बाय दी गारंटी, है ना, तो गारंटी का पैसा मतलब कौन व्यक्ति कितनी गारंटी देगा, कितनी गारंटी देगा, कौन व्यक्ति ने कितना वादा किया है, ये बात कहाँ लिखी होगी। अब कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, कंपनी को थोड़ी याद रहेगा कि आपने इतनी गारंटी का देने का वादा किया है और उसने इतनी गारंटी देने का वादा किया है। तो जो भी गारंटी वाली अमाउंट होती है वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में कहाँ लिखी होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये बात ध्यान रखिएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गारंटी का अमाउंट कहाँ लिखा होता है, एमओए में, एमओए में। और वहां पे मैं पता लगेगा आपको वो देख के कि कौन व्यक्ति ने कितनी गारंटी देने का अग्रीमेंट किया है। लेकिन ये गारंटी का पैसा मांगेंगे कब, वाइंडिंग अप, उससे पहले नहीं। ठीक, चलिए अगली बात इसी पे करते हैं। देखिए एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, राइट, इस कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम लिखा है मिस्टर ए का। इस कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम लिखा है मिस्टर ए का, यानी इस कंपनी का मेंबर कौन, ए, और उसने गारंटी दी होगी और वादा किया होगा से फॉर एग्जांपल 1 लाख कि भाई अगर कंपनी का वाइंड अप हुआ तो मैं कितना पैसा दूंगा, 1 लाख रुपया, ठीक है। अभी तक इस बात में कोई डाउट। अब हुआ क्या कि इस लिमिटेड बाय गारंटी, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रही हूं, इस लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का वाइंडिंग अप कमेंस हो रहा है 31 मार्च 2022 को। इस कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का वाइंडिंग अप कब कमेंस हो रहा है, 31 मार्च 2022 को। 31 मार्च 2022 से पिछले 12 महीने, कब तक, पिछले 12 महीने, 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2000, यानी इस मेंबर, देखिए अगर ये कंपनी 31 मार्च 2022 को वाइंड अप हो जाए तो कंपनी गारंटी का पैसा किससे मांगेगी, ए से, कि रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम लिखा है, ए का। हुआ क्या कि वाइंडिंग अप कमेंस होने से पिछले 12 महीने के अंदर अंदर, क्या बोला मैंने, वाइंडिंग अप कमेंस होने से पिछले 12 महीने के अंदर अंदर मिस्टर ए ने अपनी मेंबरशिप किसे ट्रांसफर कर दी, मिस्टर बी को। लेकिन कब, ड्यूरिंग द
प्रीवियस 12 मंथ, यानी 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 के बीच में मिस्टर ए ने अपनी मेंबरशिप किसको ट्रांसफर कर दी? बी को। यानी ए का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में से हट गया होगा और बी का नाम आ गया होगा, ऐसा ही हुआ होगा। अब मुझे बताइए, इस सिचुएशन में वाइंडिंग अप पे कंपनी पैसा किससे मांगेगी? बी से। बी से ही मांगेगी, ठीक है। लेकिन बी ना अंडरग्राउंड हो जाती, गायब, अता पता ही नहीं कि बी कहाँ है, ठीक है। या बी पैसा देने से मना कर दें कि मेरे पास नहीं है, मैं कुछ गारंटी वारंटी, बोले तुमने तो गारंटी दी थी, बोले वह तो मैं हर रोज ही किसी को देता हूं, मैं कोई पैसा नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं है। इस सिचुएशन में अगर बी ने पैसा नहीं दिया तो कंपनी पैसा किससे मांग सकती है? ए से। यानी मैंने आपको क्या बोला, यहां पे मैंने क्या समझाया कि अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और वाइंडिंग अप कमेंस होने से पिछले 12 महीने के दौरान अगर किसी मेंबर ने अपनी मेंबरशिप किसी को ट्रांसफर की है तो सबसे पहले पैसा किससे मांगेंगे? नए ट्रांसफरी से। अगर उसने पैसा नहीं दिया तो प्रीवियस मेंबर से, ठीक है। लेकिन लॉ ये प्रोविजन बोलता है, लॉ ये कहता है, जब आप फाइनल में जाएंगे तो वहां पे कंसेप्ट पढ़ेंगे लिस्ट ए लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी। तो वो लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी किसे कहते हैं? जिसका नाम एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा है। लेकिन अगर ये मेंबरशिप ट्रांसफर कब हुई है? वाइंडिंग अप कमेंसमेंट से पिछले 12 महीने के अंदर अंदर। तो बोले फिर वो पुराने पाप भी धोने पड़ते हैं। बोले अगर बी ने पैसा नहीं दिया तो कंपनी ए से पैसा मांगने की हकदार है। बट अगर यही काम 30 सितंबर 2020 को होता, अगर ए ने अपनी मेंबरशिप 30 सितंबर 2020 को ट्रांसफर की होती तो फिर कंपनी पैसा किससे मांग सकती थी? केवल बी से, फिर ए से पैसा नहीं मांग सकती। ये कंसेप्ट समझ में आया? आपने जो पूछा कि अगर डेथ हो जाए, है ना, तो डेथ के केस में तो ऑटोमेटिकली ट्रांसमिशन हो जाता है ना लीगल हेयर के पास, लीगल हेयर, तो फिर पैसा मांगा ही किससे जा सकता है? लीगल हेयर से। अब लीगल हेयर देने से मना कर दे तो फिर तो वो यमराज जी भी वापस छोड़ के नहीं जाने वाले। तो अगर ट्रांसमिशन का केस है तो फिर तो जो एग्जिस्टिंग सर्वाइवल मेंबर है वही पैसा देगा। लॉ यही मान के चलता है कि ए को पता है कि 12 महीने में ट्रांसफर होने, इस बी को, बी अनजान है। देखिए मान लीजिए बी को पता है और बी पैसा देने के लिए तैयार है, वेल एंड गुड। बी को नहीं पता है और बी पैसा देने के लिए तैयार है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर बी ने हाथ खड़े कर दिए तो ये मान के चलते मिस्टर ए तुम कल्प्रिट थे, तुमको तो पहले से ही पता था कि ये अगले आने वाले 2-4 महीनों में कंपनी बंद होने वाली है, इसीलिए तुमने क्या चालाकी की, अपना बोझ उठा के बी के सर रख दिया कि अब वो तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, अपने तो निकल लो। तो दिस इज नॉट अलाउड। और ये सब करने का जरूरी क्यों है? क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, यही लोग होते हैं जो कंपनी में डिसीजन मेकिंग करते हैं, इसीलिए पिछले 12 महीने का एक कट ऑफ पीरियड पे डाल के। ओके, अब देखिए ये फर्स्ट पैरा आप रीड करेंगे। फर्स्ट पैरा, लिमिटेड बाय गारंटी द अमाउंट अप टू, यानी गारंटी का पैसा जब आप वाइंडिंग अप पे देंगे तो वो कहां जाके जुड़ेगा? लायबिलिटीज में या असेट्स में? असेट्स में। जब वाइंडिंग अप पे पैसा देंगे तो वो कंपनी की असेट्स में ही जाके जुड़ेगा। while he is a member or within a 1 year after he ceases to be a, अगर आप मेंबर हैं तो भी आपसे पैसा मांगा जा सकता है, और अगर आपकी मेंबरशिप खत्म हुए अभी 1 साल नहीं बीता है तो भी आपसे पैसा मांगा जा सकता है, ठीक है, फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी। और ऐसे डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज जो उस व्यक्ति की मेंबरशिप के दौरान क्रिएट
हुए थे, मतलब जब ए मेंबर था तब, ठीक है। और वाइंडिंग अप के टाइम पे जो आप गारंटी का पैसा दोगे, कंपनी उसका क्या करेगी, वाइंडिंग अप की कॉस्ट, वाइंडिंग अप के खर्चे, लिक्विडेटर के खर्चे, ये सब एडजस्ट करेगी, ठीक है। तो ये सारा वाइंडिंग अप के पैसे से काम। इस कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं, अनीशा, भावना, चारुल, देवशी, कोई डाउट है आपको? गौरांगी, गिरधर, देखिए ऐसा माना जाता है कि, अच्छा सवाल है कि इन्होंने पूछा, नैनिका ने पूछा कि अगर गारंटी का पैसा जितना बोला था उतना ही देना है, और या फिर कंपनी को अगर जरूरत कम है तो कम देना है। नहीं, जितना आपने गारंटी दी थी उतना देना है। क्यों? क्योंकि आपकी जो गारंटी का पैसा आप वाइंडिंग अप के टाइम पे दे रहे हो, मैंने क्या बोला, वो कहां जाके जुड़ जाता है, असेट्स में। यानी ऐसा माना जाता है कि वो कंपनी की असेट्स है। जैसे कंपनी के पास कैश इन हैंड या बैंक में पड़ा हुआ पैसा नहीं है, ये गारंटी का पैसा वैसे है। तो आपको जितनी गारंटी दी है उतना देना पड़ेगा। हाँ, फिर उससे लाइबिलिटीज पे ऑफ होगी और कुछ बच गया तो मेंबर्स में वो, क्योंकि मेंबर्स तो सरप्लस और डेफिसिट में पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी वाइंडिंग अप के टाइम पे पैसा बचेगा वो किस में बांटेंगे, मेंबर्स में। क्या एक बात अब आगे, कि हमने बोला था कि अगर किसी कंपनी को प्राइवेट कंपनी बने रहना है तो उसे 2 सबसेक्शन 68 की कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा। और उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो बातें हमने डिसाइड की थी, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन ऑफ इट सिक्योरिटीज, ये सारी बातें लिखी होनी चाहिए। मान लीजिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसी बातें नहीं लिखी हैं, गायब, नहीं लिखा है ऐसा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, या फिर 2 सबसेक्शन 68 की कंडीशंस पूरी नहीं होती है, फिर क्या करें, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? अगर 2 सबसेक्शन 68 की कंडीशंस पूरी नहीं हुई तो उस कंपनी को पब्लिक कंपनी की तरह ट्रीट किया जाएगा, ओके। और एल्ट्रेशन का मतलब बदलाव, भाई या तो आर्टिकल में कंडीशन नहीं है या आपने आर्टिकल्स को ऐसे बदल दिया कि वो 2 सबसेक्शन 68 की कंडीशन वहां लिखी हुई नहीं है। इधर और कैसा भी केस हो, अगर 268 की कंडीशन पूरी नहीं हुई तो सजा मिलेगी, और वो सजा क्या, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी की तरह ट्रीट किया जाएगा। नहीं, पब्लिक कंपनी में बहुत सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं, बहुत कंप्लायंसेस है कंपनीज एक्ट की। प्राइवेट कंपनी बनाने का फायदा क्या होता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को बहुत सारी कंप्लायंसेस नहीं करनी पड़ती, जबकि पब्लिक कंपनी में कंपनीज एक्ट की बहुत स्ट्रिंजेंट कंप्लायंसेस है। तो इसीलिए प्राइवेट कंपनी बनाने में फायदा होता है। हाँ, रोटेशन से चेंज करने पड़ते हैं, जबकि ऐसा, हाँ, प्राइवेट कंपनी में नहीं होता। नहीं नहीं, बट दैट इज नॉट अ कॉन्स्ट, वो कंपनी नहीं है ना। कैसे, कौन सा एग्जाम? मतलब स्कूल्स में प्रिंसिपल चेंज होते हैं, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, क्योंकि वो कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। बट पब्लिक कंपनी का सिस्टम होता है, हर साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रोटेशन से बदलेंगे, जबकि प्राइवेट कंपनी में अगर आप डायरेक्टर बन गए तो वो जिंदगी के साथ भी और बाद भी, है ना, जब तक जिएंगे तब तक डायरेक्टर बने रह सकते हैं, कोई परेशानी। प्रिविलेजेस टू अ प्राइवेट कंपनी, देखो क्या लिखा है, आपके सवाल का जवाब ही यहाँ पे है। यूजुअली क्योंकि प्राइवेट कंपनी में पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता, पब्लिक एट लार्ज का पैसा नहीं लगा होता, जान पहचान वालों का या सेलेक्टेड लोगों का पैसा लगा होता है, इसीलिए उनको क्या दिए गए, सर्टेन रिलैक्सेशन। किस बात से, कंप्लायंसेस।
लीस्ट कंप्लायंसेस करनी पड़ती है। इसीलिए जब किसी को कंपनी बनानी होती है तो वो कैसी कंपनी बना लेता है? प्राइवेट, आसान, प्राइवेट कंपनी। ठीक है, हमारे लिए पास एक स्पेसिफिक चैप्टर है, बट अगर अभी हाल फिलहाल बात करूं तो जो एओए है वो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। रूल रेगुलेशन मतलब डे टू डे कंपनी कैसे काम करेगी, ये सारी बातें कहाँ लिखी होती है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। और जो एमओए है वो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है कि हम रोड पे बाइक चला सकते हैं, कार ड्राइव कर सकते हैं। ये राइट हमें कहां से मिला? कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन कैसे चलानी है, कितनी स्पीड में चलानी है, राइट में, लेफ्ट में, हेलमेट, रुकना है, सीट बेल्ट, ये सब क्या बताते हैं? ट्रैफिक रूल्स। तो एओए क्या है? कंपनी को चलाने के रूल्स। जबकि एमओए क्या है? कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कंपनी को पावर देता है, कंपनी की बेसिक जानकारी बताता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा, वो यही चैप्टर है एमओए। ठीक, ओपीसी, अभी टाइम है, 10 मिनट है अभी अपने पास। ओपीसी, अभी तो वैसे भी 3 दिन छुट्टी है, क्या करोगे इतनी सारी छुट्टी का? हाँ, जैसे आइए तो प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे। आप भरतपुर जाओगे? नहीं जाओगे, इधर ही रहोगे, और बाकी तो सब यहीं के लोकल। और काम कराएगी मम्मी आपकी, बोलेगी चलो तिल के लड्डू बनवाओ बैठ के। देवेंद्र क्या करेंगे? पतंग उड़ाएंगे। पतंग नहीं उड़ाते आप? अच्छा, मैंने तो सुना ऐसे कोई 10 दिवस का है ना फेस्ट, 10 दिन तक पतंग ही उड़ाते रहते हैं। घर वाले चिल्ला चिल्ला के बुलाते, अरे नीचे आ जाओ, जाओ यहाँ से। चलिए, 2 सबसेक्शन 60A टू ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, अब ये 1 पर्सन कंपनी पेज नंबर 11 पे। और जब हम 1 पर्सन कंपनी की बात करते हैं तो नाम से ही क्या पता चलता है? हाँ, इस कंपनी में एक पर्सन होगा। ठीक है, ये 1 पर्सन कंपनी का कंसेप्ट इंडियन कंपनीज एक्ट में थोड़ा नया नया है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके पहले क्या होता था? या तो प्राइवेट कंपनी होती थी या पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम मेंबर 2, और पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम मेंबर 7। ठीक है, तो अब चाहे प्राइवेट कंपनी बनाओ या पब्लिक कंपनी, या तो कम से कम 2 लोग चाहिए या कम से कम 7। अगर मुझे अकेले कंपनी फॉर्म में बिजनेस करना हो तो मैं क्या करूं? नहीं कर सकती थी, क्योंकि या तो प्राइवेट कंपनी होती या पब्लिक कंपनी होती। बट इंडियन कंपनीज एक्ट के अलावा ग्लोबली हर कंट्री के कंपनी लॉ में ये 1 पर्सन कंपनी का कंसेप्ट था। तो हमने भी क्या किया, बोले थोड़ा मॉडर्न बनेंगे, थोड़ा ग्लोबल बनेंगे, और ओपीसी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। नाउ कंपनी बनाने के लिए 2 नहीं चाहिए, 7 नहीं चाहिए, 1, मिनिमम 1, मैक्सिमम 1। यानी ओपीसी में मिनिमम मेंबर 1 और मैक्सिमम मेंबर भी 1, एक से कम नहीं, एक से ज्यादा नहीं। ठीक है, और ये जो 1 पर्सन कंपनी है ये भी कैसी है? यानी जो रूल एंड रेगुलेशन प्राइवेट कंपनी को फॉलो करने होते वो ओपीसी को भी करने पड़ेंगे, एक्सेप्ट मेंबरशिप। कि प्राइवेट कंपनी तो मिनिमम 2 मेंबर चाहिए और मैक्सिमम 200 चाहिए। जैसे एक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, गारंटी, अनलिमिटेड हो सकती है, वैसे ही ओपीसी भी हो सकती है। मतलब लिमिटेड बाय शेयर भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है, और अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी भी हो सकती है।
यहां तक कोई डाउट? अब अगली बात कि 1% कंपनी बनाए कौन? मैं, आप, या 1% कंपनी बनाने के लिए उस व्यक्ति में कोई खास बात होनी चाहिए? तो बोला ज्यादा कुछ नहीं। नाउ क्या होना चाहिए? नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन का मतलब हमारे आपके जैसे लोग जिनका हैप्पी बर्थडे आता है, ठीक है। और वो नेचुरल पर्सन क्या हो? इंडियन सिटीजन हो। यानी इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग उसे भारत की नागरिकता, भारत की सिटीजनशिप मिली हुई होनी चाहिए। ये दो बातें, नेचुरल पर्सन और इंडियन सिटीजन, या तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया और नॉट। देखिए ये बड़ा मेजर अमेंडमेंट है, इसीलिए इस बात पे स्पेसिफिक फोकस करेंगे। एग्जाम में बहुत चांसेस बनते हैं ओपीसी पे क्वेश्चन आने के, क्योंकि ये मेजर चेंज है। पहले क्या होता था? केवल रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन और रेसिडेंट इन इंडिया। बट अभी क्या है? नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, चाहे वो रेसिडेंट इन इंडिया हो या ना हो। अगर मान लीजिए हम कहते हैं किसी व्यक्ति को रेसिडेंट इन इंडिया, तो इस बात का क्या मतलब है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो कितने दिन, 120 डेज इंडिया में स्टे किया हुआ होना चाहिए। अगर उसने मान लीजिए 115 दिन स्टे किया है, तो वो रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है। तो फिर क्या ओपीसी बना सकता है? हाँ, क्योंकि हमने क्या बोला? रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट। आप रेसिडेंट इन इंडिया की कैटेगरी को पूरा करो तो भी चलेगा, ना करो तो भी चलेगा, बट रेसिडेंट इन इंडिया कहलाने के लिए क्या चाहिए? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का मतलब, जैसे अभी हम क्या चल रहा है, आज क्या डेट है? 13 जनवरी 2022। आज एक व्यक्ति ओपीसी बनाना चाहता है, मान लीजिए बबलू। तो बबलू क्या है? नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या हो गया? 2021। 2021, 21-22 तो अब खत्म होगा ना। 2021, 2020-21 में ये बबलू कितने दिन इंडिया में स्टे किए हुए होने चाहिए? 120 दिन। अगर ये तीनों शर्तें पूरी करें, ठीक, अगर तीसरी वाली शर्त पूरी ना करें, कोई बात नहीं, या तो रेसिडेंट इन इंडिया हो या ना हो। नहीं, कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब टोटलिटी, टोटलिटी में, हाँ पूरे साल में 120 दिन। अप्रैल में आए, फिर मार्च में मतलब चले गए, मई में फिर आ गए, फिर चले गए, चलेगा। टोटलिटी में 120 दिन, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा है। अंडर, ये यू आर स्टैंड फॉर रूल। अंडर रूल 3 ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल, ओनली अ नेचुरल पर्सन, मतलब पहली बात, प्लस यानी साथ साथ वो क्या होना चाहिए? इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट, रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट, शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी, ठीक है। अब अगर ये जो बबलू जी हैं, ये 1% कंपनी बना के, इनको भगवान ना करे कोविड हो जाए और गए, चल बसे, ठीक है, तो अब क्या करें? तो क्योंकि ये एक ही मेंबर है, इसीलिए यहां पर ये खास बात है कि 1% कंपनी के मेंबर को अपना एक क्या बनाना होगा? नॉमिनी। और नॉमिनी भी कैसा? उसके जैसा। उसके जैसा मतलब नेचुरल पर्सन, इंडियन इन सिटीजन, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट। मतलब जैसा 1% कंपनी का मेंबर खुद, वैसा ही उसका नॉमिनी, ठीक है, वैसा ही उसका नॉमिनी। नाउ क्या लिखा? एंड शैल बी अ नॉमिनी फॉर द
सोल मेंबर ऑफ ओपीसी, मतलब जो व्यक्ति खुद ओपीसी बना सकता है वैसा ही व्यक्ति ओपीसी का मेंबर का नॉमिनी भी बन सकता है। रेसिडेंट इन इंडिया मतलब a person who stayed in India for a period at least 120 days during immediately preceding one financial one, मतलब केवल जस्ट पिछले साल में आप देखिए 120 डेज स्टे किया हुआ होना चाहिए। यानी अगर बबलू अपना नॉमिनी शर्मा जी को बनाना चाहें तो शर्मा जी में भी बबलू जैसी क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने? 1 पर्सन कंपनी के लिए नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट। जैसा वो 1 पर्सन कंपनी का मेंबर खुद, वैसे ही व्यक्ति को वो अपना नॉमिनी बनाएगा। रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 120 डेज। ठीक है, ओके। हाँ पर हाँ, क्योंकि हर एक्ट में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग बातें लिखी हुई, वहां तो वो पूर्वजों पे चले जाते हैं। हाँ, तो बोले हम तो इधर ही आसपास रहेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।